जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स और साथ ही में हम स्ट्रेटेजी के पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स का है। दोस्तों पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? क्या 18 दिसंबर को कि 7 दिसंबर की 10 दिसंबर की दोस्तों 4 दिसंबर को? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा पहले प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन ए अर्थात 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। क्लियर है दोस्तों? आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयरलैंड की प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्या लियो वाराडकर बने हैं कि ऋषि सुनक की एंटोनियो कोस्टा की चंद्रिका प्रसाद संतोखी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों भारतीय मूल के लियो वाराडकर। क्या दोस्तों? भारतीय मूल के लियो वाराडकर जो है दोस्तों 17 दिसंबर को क्या दूसरी बार आयरलैंड के क्या है प्रधानमंत्री बने हैं। तो आयरलैंड के दोस्तों ये एक गे प्रधानमंत्री हैं। कौन से? एक गे प्रधानमंत्री हैं जो कि स्वयं अपने भाषण में उन्होंने बताया कि मैं एक गे हूँ। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लियो वाराडकर बने हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये किस तरीके से मतलब ये भारतीय मूल के हैं, आइए हम लोग समझते हैं। इनके पिता जो हैं, क्लियर है, इनके पिता का जो जन्म हुआ था वो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? मुंबई में हुआ। क्लियर? तो मुंबई में हुआ था और ये दोस्तों 1973 में कब चले गए थे? आयरलैंड चले गए थे। 1973 में इनके पिता आयरलैंड चले गए और वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। फिर क्या दोस्तों इनका जन्म हुआ, इस हिसाब से भारतीय मूल के बताए जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और मुद्रा जानते ही हैं ये यूरो होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए है लियो वाराडकर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। INS मोरमुगाओ को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? क्या विशाखापट्टनम की कोच्चि की चांदीपुर की दोस्तों मुंबई? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, INS मोरमुगाओ को ध्यान दीजिएगा मुंबई में क्या किया गया है? मुंबई में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस देश ने लगातार तीसरी बार नेट गेम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? क्या श्रीलंका ने जीता है कि बांग्लादेश कि दक्षिण अफ्रीका कि भारत? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है अर्थात भारत। ध्यान दीजिएगा, लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करेंगे। किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? क्या केरल राज्य ने, कि कर्नाटक, कि तमिलनाडु, कि मध्य प्रदेश? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का अगर बात करते हैं सही आंसर की तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सत्य है, मध्य प्रदेश है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या नई दिल्ली में, कि मुंबई, कि पटना, कि प्रयागराज? ध्यान दोस्तों, 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन जो दोस्तों ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अपना क्वेश्चन सुनिए और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया? क्या असम, कि मेघालय, कि त्रिपुरा, कि नागालैंड? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से किस देश को निष्कासित कर दिया गया है? क्या रूस, ईरान, इराक, इजराइल? क्वेश्चन नंबर 9 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया की सबसे महंगी शहर कौन सी हो गई है? क्या न्यूयॉर्क और सिंगापुर है, कि बीजिंग और मुंबई है, कि लंदन और दिल्ली है, कि मॉस्को और अस्ताना है? दोस्तों इन 3 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों
अब ये हमारा करंट अफेयर्स का जो लेक्चर था अब समाप्त होता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं इस पर स्टैटिक जीके। दोस्तों स्टैटिक जीके में आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री का एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है शुंग वंश। तो दोस्तों आप लोग बढ़िया से शुंग वंश के बारे में समझिए, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या शुंग वंश के एक शासक ने क्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। चलिए दोस्तों शुंग वंश में मिलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा स्टैटिक्स जीके में जो चर्चा होगा वो होगा शुंग वंश पर होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हम रिवीजन पॉइंट में चलते हैं। जैसा कि हमने बताया मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, वो थे बृहदत्त। कौन थे दोस्तों? बृहदत्त। मगध वंश या मगध महाजनपद पर या मगध पर पहला राजवंश कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार ने दोस्तों किस वंश की स्थापना किया था? हर्यक वंश की स्थापना किया था। बिंबिसार के बाद कौन सा राजवंश आया था? शिशुनाग वंश। क्लियर है? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे। क्लियर है? शिशुनाग वंश को नाग वंश के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? नंद वंश के संस्थापक कौन दोस्तों? महापद नंद थे। क्लियर है? महापद नंद के बाद ध्यान दिए, नंद वंश के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था बृहदत्त। क्लियर है? तो बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की। दोस्तों ध्यान दीजिए, बृहदत्त जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। क्लियर है? और मगध राज्य के या मगध महाजनपद के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त ही थे, जो कि अलग थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहदत्त। क्लियर है? तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। क्लियर है? आज का जो हमारा चर्चा होगा दोस्तों वो होगा शुंग वंश पर ही होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्राचीन इतिहास में इसे मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक के समय को हम कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ये जो शासन था ध्यान दीजिएगा शुंग वंश का 187 से 75 ईसा पूर्व तक शासन था। क्लियर है? तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने 185 ईसा पूर्व में ध्यान दीजिएगा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके इसने भारत में शुंग वंश की स्थापना किया। यह एक ध्यान दे दोस्तों ब्राह्मण था, यानी पुष्यमित्र शुंग जो था क्या था दोस्तों? एक ब्राह्मण था। क्लियर है? शुंग वंश के शासकों ने अपने राज्य की राजधानी दोस्तों किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था। तो शुंग वंश के राजाओं ने अपने राज्य की राजधानी किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था। इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों? और पुष्यमित्र जो थे अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञों यानी यज्ञ में आयोजन किए थे। यानी कहने का तात्पर्य है पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किए थे। क्लियर है? जिसके पुरोहित जो थे पतंजल थे। कौन थे दोस्तों? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्लियर है? अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसके एक प्रकार से पुरोहित जो थे दोस्तों क्लियर है वो पतंजल थे। क्लियर है? कौन थे? पतंजल। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग पे रख लीजिए दोस्तों, जिसके पुरोहित महान संस्कृत वैयाकरण पतंजलि थे। क्लियर है दोस्तों? शुंग काल में ही दोस्तों भागवत धर्म का उदय हुआ था। यानी शुंग काल में किस धर्म का उदय हुआ दोस्तों? भागवत धर्म का उदय हुआ था। तो शुंग काल में किस धर्म का उदय हुआ था? भागवत धर्म का उदय हुआ था। क्लियर है दोस्तों? और हुआ था वासुदेव विष्णु की उपासना जो है दोस्तों इसी समय में प्रारंभ हो गई थी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मालविकाग्नि मित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा, ध्यान दीजिएगा, विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण किया था दोस्तों? सेनानी की उपाधि धारण किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसकी उपाधि धारण किया था दोस्तों? सेनानी की उपाधि धारण किया था। क्लियर है? पुराणों के अनुसार शुंग वंश में यानी कुल 10 राजा हुए थे। क्लियर है? जिसमें से ध्यान दी दोस्तों अंतिम राजा जो था वो था देवभूति। क्लियर है? तो शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? देवभूति
भूत था, ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों। तो शुंग वंश का शासन कब से कब चला था? 187 से 75 ईसा पूर्व तक चला था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो थे पुष्यमित्र शुंग थे। क्लियर है। शुंग जो पुष्यमित्र शुंग थे, ध्यान दीजिए दोस्तों, वो कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे दोस्तों? वो कराए थे 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिनके पुरोहित कौन थे? क्या थे? महान संस्कृत व्याकरण कौन थे? पतंजल थे। क्लियर है। इन्हीं के शासनकाल में भागवत धर्म का क्या हुआ दोस्तों? उदय हुआ था और इन्होंने सेनानी की उपाधि धारण किया था। और ध्यान दोस्तों, शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। क्या थी दोस्तों? विदिशा। क्लियर है। शुंग वंश में कुल कितने राजा हुए? तो शुंग वंश में कुल 10 राजा हुए। शुंग वंश का पहला राजा कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? वो था देवभूति था। कौन था दोस्तों? देवभूति था। आइए दोस्तों, शुंग वंश के एक महान राजा थे जिनका कुछ लोकप्रियता थी, तो उनके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे बात करते हैं अग्निमित्र की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? शुंग वंश के अग्निमित्र की। तो अग्निमित्र जो थे दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक हुआ था। यानी पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र क्या हुआ? शुंग वंश का अगला शासक बना था। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्र, कालिदास का एक सुप्रसिद्ध काव्य है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र, का मुख्य नायक अग्निमित्र ही था। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा भी बताई गई है, तो ये भी जानते रहिए दोस्तों। क्लियर है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जानते ही दोस्तों, अग्निमित्र के उत्तराधिकारी जो थे ज़्यादा एक प्रकार से योग्य नहीं थे। क्लियर है। लेकिन अग्निमित्र के उत्तराधिकारियों जैसे बात करते हैं अमित्रघात, उसके बाद उसका पुत्र सुज्येष्ठ शासक हुआ, जिसके सिक्के पर उसका नाम जेठ मित्र भी बताया जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके दोस्तों, शुंग वंश में कुल 10 राजा हुए। शुंग वंश का अंतिम जो राजा था वो था क्या था? देवभूति था। क्लियर है। तो दोस्तों, शुंग वंश के अंतिम शुंग शासक देवभूत था, जिसे उसके ब्राह्मण मंत्री थे जिनका नाम था वासुदेव। तो वासुदेव ने क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दिया और सत्ता पर अपना अधिकार कर कर्ण वंश की स्थापना किया। तो कर्ण वंश के बारे में हम कल जानेंगे दोस्तों, आज थोड़ा लेक्चर छोटा होगा। तो दोस्तों, कर्ण वंश का जो शासन पीरियड चला था वो 75 से 30 ईसा पूर्व तक चला था। कर्ण वंश के संस्थापक जो थे वो वासुदेव थे, आप लोग जानते रहिए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।